हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इन्फ्लेशन पर, कि क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है और आम भाषा में इसे कहते हैं महंगाई। तो आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, किन कारणों की वजह से इन्फ्लेशन आता है, आरबीआई इसे कैसे मेजर करती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि इन्फ्लेशन में किसको फायदा होता है, मतलब इन्फ्लेशन के दौरान किससे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। ये सारी चीजें आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक पर किस पॉइंट पर इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहले कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, सबसे पहला आपका मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। सो इट इज दी sustained increase in the general prices of goods and services over a period of time in a economy। क्या है इसकी डेफिनेशन। इट इज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक सस्टेन्ड समय के लिए, सस्टेन्ड का मतलब यहां क्या है, लॉन्ग टर्म। क्या मतलब है इसका, लॉन्ग टर्म। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कह दें कि आज प्राइसेस बढ़े और कल कम हो गए, तब हम ये नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन आ गया। क्योंकि आज बढ़े और कल कम हो गए, कल नॉर्मल रेट पे बिक रही है, आज चीज़ें ज़्यादा महंगी बिक रही थी, कल वापस से कैसी हो गई, नॉर्मल रेट पर आ गई, तब हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, एक लॉन्ग टर्म, मतलब 4 5 6 7 महीने तक लगातार चीज़ें महंगी बिकती हैं, तब हम कहते हैं कि महंगाई आ चुकी है, इन्फ्लेशन आ चुका है। दूसरा जो इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है जनरल प्राइसेस। अब बात आती है सर क्या होती हैं जनरल प्राइसेस। जनरल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ये होती है बल्क गुड्स की प्राइसेस। बल्क गुड्स मतलब केवल एक वस्तु की बात नहीं होती, केवल एक गुड्स की बात नहीं होती यहाँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक फूड बास्केट कंसिडर करें, है ना, तो फूड बास्केट का मतलब ये नहीं है कि केवल एक प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ी होंगी। फूड बास्केट का मतलब यहाँ ये हो जाएगा काफ़ी सारे, जितने भी फूड बास्केट में हमने अपने सारे फूड प्रोडक्ट्स लिए होंगे उन सभी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और एक लंबे समय तक बढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने इंडिया में एक फिनोमिना देखा होगा जो अक्सर देखने को मिलेगा आपको, वो है अनियन, मतलब प्याज के दाम जुलाई के बाद, जो बारिश का सीजन होता है हमारे यहाँ, बारिश के बाद प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। अभी अगर प्याज 20 रुपए किलो बिक रही है तो आगे चल के प्याज कितने रुपए किलो बिकने लगती है, बारिश और बारिश के बाद के सीजन में प्याज बिकने लगती है 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। ये आपको हर साल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसके प्राइसेस बढ़े हैं। जबकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इस पूरी बास्केट में जितने प्रोडक्ट्स लिए गए होंगे। अब इस बास्केट में तो कई सारे प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं, जैसे सारे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में एक वेजिटेबल नहीं, कई सारे वेजिटेबल, दालें, ठीक है, इसके अलावा वीट, राइस और मेज़ मतलब मक्का, इन सभी के प्राइसेस बढ़ गए हैं और एक लंबे समय तक कैसे हैं, बढ़े हुए हैं। तभी हम क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आया हुआ है, मार्केट में क्या चल रही है, महंगाई चल रही है। तो आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सस्टेन्ड का मतलब क्या है और जनरल प्राइसेस का मतलब क्या है। तो एक और बार इस डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज दी सस्टेन्ड इंक्रीज, कैसा इंक्रीज है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन दी जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय के लिए जब प्रोडक्ट्स की, गुड्स और सर्विसेज दोनों की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बढ़ी हुई होती हैं, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेशन आ चुका है। आई होप यहां से सभी को क्लियर हुई होगी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन।
नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सर किन कारणों से इन्फ्लेशन आता है। तो इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा कारण है, मेन कॉज, मेन जो इसका कॉज है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी गुड्स की, किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कांस्टेंट रह जाए या फिर कम हो जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि प्राइसेस उसके बढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्राइसेस अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक समोसे वाला है जिसके पास 10 समोसे हैं, ठीक है? कितने समोसे हैं इसके पास? 10 समोसे। और एक समोसे का दाम, ये जनरल प्राइस इसकी क्या रखता था? 10 रुपए। कितने रखता था? 10 रुपए का एक समोसा। आज इसके पास जो है 15 बायर्स आ गए हैं। कितने बायर्स आ गए हैं? 15। अब आप देखिए डिमांड, और हम ये मान के चलते हैं कि एक बायर एक समोसा खरीदेगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बायर एक समोसा खरीदेगा, लेकिन बायर्स कितने हैं? 15, और समोसे कितने हैं? 10। अब क्या होगा? अब तो भाई समोसे वाले की मनमानी चलेगी। समोसे वाला बोल देगा कि भाई अब मैं 10 रुपए का नहीं, मैं तो 12 रुपए का बेचूंगा, क्योंकि अब इसे पता है क्या होगा कि 15 बायर्स हैं और समोसे हैं कितने? 10। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इस वजह से प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर आप कार खरीदने जाओ, ठीक है, तो कार्स पे आपने देखा होगा वेटिंग चलती है, बुकिंग चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है, जैसे एग्जांपल थार है ना, बहुत फेमस हो चुकी है गाड़ी, तो थार के प्राइसेस क्या होंगे? आपको बढ़े हुए मिलेंगे, है ना। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, इसकी वेटिंग चल रही है मान लीजिए 1 साल, तो लोग क्या कहेंगे, भाई 1 साल मत लो, तुम तो 3 महीने बाद ही मुझे गाड़ी दे देना, भले ही 10,000 रुपये ऊपर ले लो। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आई होप यहां से सभी को इसका मेन कारण समझ में आया होगा। सबसे बड़ा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही होता है। अब बाकी तो ये होता है कि सप्लाई कम क्यों है ना, तो और डिमांड क्यों बढ़ी है, तो ये अलग कारण बनते हैं। इनका हम रीजन अलग से देखेंगे कि क्या होता है, जिसे हम कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, इन सब के फॉर्म में देखेंगे। अलग अलग टाइप्स में समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या होता है इन्फ्लेशन और उसके क्या कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है कि डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है और सप्लाई जो है या तो वो कांस्टेंट है या फिर कम हो चुकी है। कांस्टेंट मतलब नई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, और कम होने का मतलब जैसे फूड प्रोडक्ट्स में इंडिया में होता है। इंडिया में मॉनसून के ऊपर ज़्यादातर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए चावल, राइस की अगर हम बात करें, तो राइस को हम देखते हैं कि राइस एक हैवी इरिगेटेड क्या है, फूड प्रोडक्ट है। एक फूड ग्रेन ऐसा है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें को पानी कम मिलेगा तो हाँ, चावल की फसल जो होती है वो अच्छी नहीं हो सकती। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी साल बारिश कम हुई या फिर नहीं हुई, तो क्या होगा? चावल की फसल अपने आप कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उसकी हाई है। डिमांड हाई है, सप्लाई कम हो गई, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? इस गैप को फुलफिल कैसे करते हैं? प्राइस बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? प्राइस बढ़ा देते हैं। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा क्या है इसका मेन कारण। अब बात करते हैं टाइप की, कि टाइप कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, तो बेस्ड ऑन, सबसे पहली बात हम देखेंगे, बेस्ड ऑन वेलोसिटी और रेट। दूसरी तरफ आता है बेस्ड ऑन कॉजेज, बेस्ड ऑन कॉजेज। वेलोसिटी और रेट की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमें देखना होता है कि कितने तरीके का, कितने स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन।
क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसकी जो रेट होती है मतलब दर होती है वो होती है 1 to 3%, मतलब 1 से 3% की रेट से चीज़ों के दाम बढ़ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें 3 से 10% का रेट माना जाता है कि चीज़ों के दाम किस रेट पर बढ़ रहे हैं, 3% से लेकर के 10% के रेट पर चीज़ों के दाम बढ़ रहे होंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आगे का देखें। फिर आता है रनिंग। रनिंग इन्फ्लेशन 10 to 20%, कितना है, 10 से 20% कीमतें बढ़ रही होंगी। चौथे नंबर पे आ जाता है हाइपर। और हाइपर इज मोर देन 50% इन अ शॉर्ट पीरियड। इन अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत कम समय में बहुत तेजी से प्राइसेस बदलते हैं। तो सबसे पहला है रेंगता हुआ, क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ इन्फ्लेशन। महंगाई कैसे बढ़ रही है, 1 to 3% की रेट पर बढ़ रही है। दूसरी तरफ वॉकिंग मतलब चल रहा है, अब बड़ा हो चुका है, थोड़ा खड़ा हो चुका है और चलना शुरू कर चुका है, तो 3 to 10% की रेट पर। फिर रनिंग मतलब दौड़ना शुरू कर चुका है इन्फ्लेशन, 10 से 20%। और हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है यहाँ तेजी से दाम बढ़ते हैं, 50%, 100%, 200%, 1000%, 10,000% तक दाम बढ़ते हैं और बहुत कम से कम समय में। यहाँ पर टाइम का भी बड़ा इम्पैक्ट माना जाता है। क्रीपिंग को माना जाता है कि 1 साल में दाम बढ़े होंगे। कितने साल में दाम बढ़ेंगे, 1 साल में। यहाँ आ जाता है वही टाइम पीरियड 9 to 10 मंथ्स, 9 से 10 महीने में ही दाम बढ़ गए, उसे हम कह देंगे रनिंग। यहाँ पर वही समय आ जाएगा आपका 6 से 7 महीने। और हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो शॉर्ट पीरियड मतलब डेली बेसिस पर भी क्या हो जाएगा, दाम बढ़ रहे होंगे किसी भी चीज़ के। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इन सभी का मतलब। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, ठीक है, ए हमारा एक प्रोडक्ट है, इसके दाम चलते 100 रुपये। मई 2024 में इसका दाम कितना था, 100 रुपये। और अब जो दाम है वो है 102 रुपये। ये कब है, मई 2025 में। तब हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन आया, महंगाई हुई, कितनी हुई, 2% की। तो अभी इसको क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कैसा इन्फ्लेशन है ये, अभी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट अगली वीडियो में हमारी, कि क्यों इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है, कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो ज़रूरी है तो क्यों है, क्या कारण बनता है जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई अब जो दाम बढ़े वो कितने हो गए, 110 रुपये। और ये कब की बात है, दिसंबर 2024। अब देखिए पूरा 1 साल नहीं लगा है, सिर्फ दिसंबर में ही दाम बढ़ चुके, मई से दिसंबर। मई 5th मंथ, दिसंबर कौन सा मंथ है, 12th मंथ है। तो 12 मतलब 7 महीने के गैप में ही दाम बढ़ गए। और कितना बढ़ गया, 10% से दाम बढ़ चुके हैं। इसे हम क्या कह देंगे, रनिंग। क्या कह देंगे, सॉरी वॉकिंग। क्या कहेंगे इसे, वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, वॉकिंग। अब ये इन्फ्लेशन जो है ये अलार्मिंग रेट बताता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। क्या बताता है, अलार्मिंग रेट, कि भाई अब संभल जाओ, अब अगर नहीं संभले तो क्या हो जाएगा, रनिंग इन्फ्लेशन आएगा, जो कि आपकी इकोनॉमी को डेवस्टेट कर देगा, पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो ये अलार्मिंग रेट मानी जाती है 10% के। अब भाई इससे ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। फिर बात आती है कि मान लीजिए एक 100 से सीधा प्राइसेस कहाँ पहुंचे, 130। तो 30% का इंक्रीमेंट है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 30%। या फिर हम इसे बोलते हैं 20, 120। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का। और ये कब हुआ है, ये जुलाई में ही होगा, ये अगस्त में ही हो गया, अगस्त 2024।
तब हम इसे क्या कह सकते हैं, यार बड़ी तेजी से प्राइसेस बढ़ गए। मई में तो कितने का मिल रहा था, 100 रुपये का, और अगस्त में 120 रुपये का वही प्रोडक्ट, तब हम इसे क्या कहेंगे, रनिंग। क्या कहेंगे इसे, रनिंग। एंड फाइनली फिर आ जाता है हमारा, मान लीजिए दाम 200 रुपये हो चुका है, कितना हो चुका है, 200 रुपये, और ये मई की बात है। अगर हम इसे डेट कंसिडर करें, ये 3 मई 2024 को दाम कितने थे, 100 रुपये, और 10 मई 2024 को दाम कितने हैं, 200 रुपये। तो 100% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इसे हम कह देंगे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या आ चुकी है, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ चुकी है। अब इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, वो हर अर्थव्यवस्था में होता है क्योंकि ज़रूरी है। दूसरी तरफ वॉकिंग इन्फ्लेशन जो होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है कुछ कभी मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं तब वॉकिंग इन्फ्लेशन आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ गई, जैसे डीमोनेटाइजेशन है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ या फिर जीएसटी आया, उसकी वजह से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ गई, तो दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, मतलब अभी कंडीशन वो है कि इसे हम कैसा कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं हम, एक्चुअल में कहें तो। अभी क्योर वाली स्थिति में हम नहीं पहुंचे। कहा जाता है ना, कहावत तो आपने सुनी होगी, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन अभी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। किस रेट पर, जब वॉकिंग आता है, जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, या फिर हम कहें तो क्या हो सकता है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई उस स्थिति में क्या आ चुका होगा, क्या आ सकता होगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन। देन बात आती है कि रनिंग इन्फ्लेशन। अब ये आता है जैसे कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, रनिंग इन्फ्लेशन आया कई सारी कंट्रीज में। इंडिया में तो उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में क्या आ गया, रनिंग इन्फ्लेशन। और फाइनली बात आती है हाइपर इन्फ्लेशन की। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो आता है ये आएगा आपका वॉर क्राइसिस में। कब आएगा, वॉर, जब युद्ध का समय चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए उस देश में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिम्बाब्वे के साथ हुआ था। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई थी। ईरान, अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान में भी क्या चलता है, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जिस वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अभी हम वो भी समझेंगे मुद्रास्फीति क्यों कहते हैं इसे, है ना। तो आप देखेंगे कि इन देशों में, जर्मनी में भी ऐसा हो चुका है 1923 के समय पर, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए अलाइज कंट्री ने, तो वहां पर भी क्या आया, हाइपर इन्फ्लेशन। इतनी तेजी से दाम बढ़ते थे कि सुबह किसी चीज़ का दाम अगर 100 रुपये है तो शाम तक उस चीज़ का दाम 1000 रुपये तक पहुंच जाता था। क्यों, क्योंकि वहां पर सैंक्शंस लगे थे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, सप्लाई बहुत कम थी, लेकिन डिमांड कुछ चीज़ों की बहुत हाई हो चुकी थी। इस वजह से वहां आप देखेंगे उस समय की, अगर कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं आपको कभी, तो उस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग बैग भर करके, बोरी भर करके पैसा लेके जाते थे एक ब्रेड खरीदने। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये तो हमने देखा रेट मतलब दर के आधार पर कि इन्फ्लेशन को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है ना। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन कॉजेज के बेसिस पर अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है वो है कॉजेज। तो कॉजेज के बेसिस पर, बेस्ड ऑन कॉजेज, डिमांड पुल, एक होता है डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। इसके बाद आता है हमारा क्यू इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और फिर आपको देखने को मिलेगा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। कैसा इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन।
तो डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, क्यू इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अब देखिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मैं बात करूं, ये एक डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड को बनाने में कुछ कंपोनेंट्स लगे होंगे, जैसे इसमें एक चिप आती है, जैसे सिलिकॉन चिप कहते हैं, है ना, सिलिकॉन चिप, वो तो आप सभी को पता होगा, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर ये डिजिटल बोर्ड हो, इन सब में एक सिलिकॉन चिप लगती है। तो सिलिकॉन चिप की अगर सप्लाई महंगी हो जाए, है ना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, तो अपने आप प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं, जैसे ही मैं ये शर्ट पहना हूँ, अब इस शर्ट की जो कीमत है वो कब बढ़ेगी, तो कुछ कंडीशंस पर, वो कंडीशंस हम समझते हैं। देखिए कॉस्ट पुश कब आता है, पहली कंडीशन, इंक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ, इंक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ एफओपीज, किसकी प्राइसेस बढ़ गई, एफओपीज। अब एफओपी का मतलब क्या है सर यहाँ, तो एफओपी का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है यहाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, चाहे वो सर्विस हो या फिर कोई गुड्स हो, उन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड मतलब आपका जमीन, लेबर मतलब श्रम, और कैपिटल पूंजी, ठीक है। कैपिटल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा, एक फिक्स्ड और दूसरी तरफ आ जाती है वर्किंग, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो इन सभी को, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक करके एक जोखिम लेता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वेंचर स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो भाई अब इसमें कैसे इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसको हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फिलहाल पीडब्ल्यू में जॉब करता हूँ, फिजिक्स वाला में जॉब करता हूँ। अब फिजिक्स वाला की सर्विस के बारे में समझते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डिजिटली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, है ना। अब मान लीजिए जिस बिल्डिंग में ये वीडियो शूट हो रहा है, जिस रूम में ये वीडियो शूट हो रहा है, जिस स्टूडियो में, उस स्टूडियो के प्राइसेस बढ़ जाए, मतलब रेंट बढ़ जाए इसका, ठीक है। या फिर हम ये कहें, चलो स्टूडियो तो फिजिक्स वाला का अपना खुद का है, लेकिन जिस बिल्डिंग में ये स्टूडियो है उसके दाम बढ़ जाए, उसका किराया बढ़ जाए। अभी मान लीजिए किराया दिया जा रहा है 1,00,000 रुपए, और आगे चल के किराया कितना बढ़ा दिया गया, 1,20,000 रुपए। तो ये 20,000 क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, लैंड की कीमत बढ़ी, है ना, लैंड की कीमत बढ़ चुकी है। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो डिलीवरी मैं आपको दे रहा हूँ, जो मतलब सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। पहले मान लीजिए आपको कोर्स मिल रहा हो 50,000 रुपए में, तो अब ये कोर्स कितने में मिलेगा, पहले ये कोर्स मिलता था आपको 50,000 रुपीज़ में, अब ये कोर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बिजनेस की एक खासियत बताऊं, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कभी भी किसी भी कीमत, जो उनके रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब कीमत बढ़ती है, तो वो कीमत कोई भी व्यापारी अपने तक सीमित नहीं रखता, वो दे देता है किसको, अपने कंज्यूमर को, है ना। अब अगर कीमतें बढ़ती हैं, किसकी, किराया बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है फीस बढ़ जाएगी, 50,000 फीस नहीं रहेगी, ये पहले फीस थी, अब फीस बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ लेबर, तो मैं अपनी ही बात करूं, है ना, अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स वाला से ये कहूं कि सर अब मुझे कीमत ज़्यादा चाहिए, मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो मान लीजिए मुझे अगर 1,00,000 रुपए मिलते हैं, कितना मिलता है मुझे, 1,00,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं कहूँ कि मेरी सैलरी चाहिए मुझे 1,50,000 रुपए, तभी मैं क्लास लूंगा, वरना क्लास नहीं होगी, है ना। अगर मैं ये बात कह देता हूँ कि सर मेरी सैलरी अभी तक 1,00,000 रुपए थी, अब मुझे 1,50,000 रुपए चाहिए हर महीने, तभी क्या होगा, क्लास लूंगा, अदरवाइज क्लास नहीं लूंगा। तब क्या होगा, क्या फिजिक्स वाला ये अपने ऊपर रखेगा ये 50,000 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नहीं, वो किसको दे देगा, तुरंत ही, स्टूडेंट। तो अगेन फीस क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम कैपिटल की बात है। अगर उन फिजिक्स वाला जो है किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट लेता है या फिर बैंक से लोन लेता है, और बैंक पहले रेट मांग रही थी, इंटरेस्ट मांग रही थी 8%, लेकिन अब बैंक मांग रही है 10% का इंटरेस्ट, तब क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है फीस फिर से बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स ऑब्वियसली बात है उनके मन में भी क्या आएगा? लालच आएगा कि पहले हम भाई महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे थे, प्रॉफिट 10 लाख रुपए बन रहा था, अब हम भी चाहते हैं कि प्रॉफिट 11 लाख रुपए बने। तो अपने आप प्राइसेस किसकी बढ़ती हैं? प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। समोसे की बात करी थी हमने। अगर ये समोसे के दाम कब बढ़ेंगे? 10 रुपए का एक समोसा था, वो तो हमने देख लिया था कि भाई डिमांड आ गई थी। लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड उतनी ही है, ठीक है, लेकिन इसके क्या हो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे? ऑयल लगता है, अब तेल ही महंगा हो जाए जिसमें समोसा तलेगा, तो समोसे की प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं? ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो समोसे के प्राइसेस भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ बात आती है कि भाई आलू के प्राइसेस, आलू के दाम बढ़ गए, समोसा तो आलू का ही बनता है ना, आलू के दाम बढ़ गए तब भी समोसे की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपने दुकान पे हमेशा ये सुना होगा कि भाई आप सर भाई साहब आपने तो समोसे के दाम बढ़ा दिए। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप भी तो देखो, तेल भी तो, तेल के दाम भी तो बढ़ गए, आलू भी तो महंगा मिल रहा है, मसाले भी तो महंगे मिल रहे हैं, इसलिए समोसे के दाम बढ़े हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कब कहते हैं? जब भी कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके किसी भी फैक्टर में अगर इंक्रीमेंट होता है, मतलब किसी भी फैक्टर की प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है, तब क्या आ सकता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है, आता है। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ये पहला फैक्टर है, याद रखिएगा। ये क्या है? पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे हम चलते हैं। और कंडीशन क्या हो सकती है? तो कंडीशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी क्या हो सकता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। अब इसे हम एक गुड्स की तरह ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से मैं आपको समझाना चाहूँगा इसे। जैसे मान लीजिए एक रोड है और इस रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ठीक है, इस रोड से ही आना जाना किया जाता है। ये रोड है मुंबई टू दिल्ली। कहाँ की ये रोड है? मुंबई टू दिल्ली। अब आप देखिए कि अगर मुंबई टू दिल्ली तक की एक ट्रक ओनर है, जो एक ट्रांसपोर्टर है, उसका एक ट्रक चलता है, और वो ट्रक चलता है मुंबई टू दिल्ली जाने में इसे 2 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 2 दिन, 2 डेज। और एक ट्रिप का इससे इसे प्रॉफिट जो होता है वो 10,000 रुपीज़ होता है। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 10,000 रुपीज़ चार्ज करता है ये व्यक्ति एक ट्रिप का, ठीक है। अब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, अगर ये रोड जो है, ये जो रोड है, ये कैसी रोड हो? खराब हो। कैसी रोड हो? खराब हो। बारिश के टाइम पे ये पूरी रोड कैसी हो गई? टूट गई, अनमेटल्ड, या फिर नॉन मेटल, सॉरी टर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉन मेटल, नॉर्मल सी कच्ची सड़क थी, और कच्ची सड़क पे इसे कितना टाइम लग रहा है? अगर पक्की सड़क होती तो इसे 2 दिन लगते, और 2 दिनों में ये एक ट्रिप का कितना पैसा चार्ज कर रहा था? 10,000। और यहाँ इसे कितना टाइम लगेगा? अगर रोड कैसी है? नॉन मेटल, कच्ची सड़क है, अगर कच्ची सड़क पे से 4 दिन का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 4 दिन का। तो क्या ये ट्रक ओनर जो है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो अभी भी 10,000 रुपये चार्ज करेगा? क्योंकि भाई यहाँ तो उसे लॉस हो रहा है ना, क्योंकि पहले उसे 2 दिन में 10,000 रुपये कमाने का मौका मिल रहा था, अब उसे कितना कमाने का मौका मिल रहा है? 4 दिन में 10,000 रुपये। तो वो क्या करेगा? प्राइसेस बढ़ा देगा। अब वो बोलेगा कि सर ऐसा नहीं चलेगा, अब तो मैं 16,000 रुपये लूंगा एक ट्रिप के। तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। चीज़ों के दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आई होप ये सभी को समझ में आया हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, इसीलिए सरकार आपके लिए अच्छी और पक्की रोडें बनवाती है, बड़े बड़े हाईवेज बनवाती है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज बनते हैं। वो इसीलिए बनते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल कॉस्ट कम की जा सके। अगर रोड खराब होगी तो गाड़ी के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वियर एंड टीयर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा डेप्रिशिएट होंगे क्या? उसके कंपोनेंट्स, जैसे क्लच प्लेट्स, ब्रेक्स, गियर्स,
ये सभी क्या होंगे, जल्दी खराब होंगे, और जल्दी खराब होंगे तो बार बार गाड़ी में काम कराना होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना भी किसको जरूरी करता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना हो। आई होप ये सभी को समझ में आया हो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अब तो ये हो गया, इसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है, पॉलिसी बदल जाए इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या हो, एकदम से पॉलिसीज ही बदल जाए। जैसे 1991 में क्या किया था इंडिया ने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। तो यहां पर हमारे यहाँ क्या हुआ था, इकोनॉमी स्ट्रक्चरली चेंज की थी, क्योंकि इससे पहले हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करते थे, समाजवाद पे बेस्ड, सोशलिज्म पे बेस्ड हमारी इकोनॉमी काम किया करती थी। लेकिन 1991 के जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, एलपीजी रिफॉर्म्स जिन्हें कहा जाता है, उन रिफॉर्म्स के बाद अब हमारी इकोनॉमी किस बेसिस पे काम करने लगी, कैपिटलिस्ट मोड पर, पूंजीवाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, पॉलिसी चेंजेस हुई, क्या हुई, पॉलिसी चेंजेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जीएसटी 2017 में क्या आया आपके लिए, जीएसटी एक नया टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो ये एक पूरा पॉलिसी चेंज था, एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि अभी तक इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है, कस्टम दूसरे अदर टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी हो गया जो किसी को बनाने पे, सेल्स टैक्स लगता था, तो ये सब लगते थे। इसकी जगह पर क्या लाई सरकार, जीएसटी। एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम जीएसटी डिस्कस करेंगे कि जीएसटी क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इससे फायदा है या नुकसान है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, जीएसटी क्या है, एक पॉलिसी चेंज है बहुत बड़ा। तो जब भी कभी पॉलिसी चेंज होता है, टैक्स चेंज होता है, तब भी क्या हो जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। मान लीजिए पहले सरकार जो है जीएसटी कितना ले रही थी, वो कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज या फिर सेल्स टैक्स में 20% टैक्स जा रहा था, कितना जा रहा था टोटल, 20% इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा था। और जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो अब कितना टैक्स जा रहा है, 28% टैक्स जा रहा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ये, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऑब्वियसली बात है, टैक्स की वजह से चीज़ें महंगी हुई या नहीं, है ना। तो यहाँ भी सिमिलर बात आती है कि जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे इकोनॉमी में तो अपने आप क्या आ जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। आई होप यहाँ ये पॉइंट भी सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे हम, वो है इंटरनेशनल क्राइसिस। इंटरनेशनल क्राइसिस होगी तब भी क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। 2021 में आप सभी ने अगर थोड़ी सी भी उस टाइम पर न्यूज़ फॉलो की हो तो 2021 में एक शिप था जिसे एवरग्रीन शिप के नाम से जाना जाता है। और 2021 में ये शिप, जब कोविड चल रहा है दुनिया में, याद रखिएगा इस दौरान 2021 में कोविड चल रहा था, और ये शिप फंस जाता है कहाँ पर, स्विस कैनाल में। स्विस कैनाल में ये शिप फंस गया, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी इससे। तो इस कैनाल में जब ये शिप फंस जाता है तो पूरी कैनाल जो है ब्लॉक हो जाती है, और एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है ये। और अगर यहाँ इसमें कोई ब्लॉकेज आता है तो क्या होता है, केप ऑफ गुड होप से घूमता हुआ आना पड़ता है, ऐसे साउथ अमेरिका के रास्ते से आना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब ऑब्वियसली बात है शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो अगेन क्या हो जाएगा, जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी, कि भाई प्रोडक्ट भी तो महंगा होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर पहले मुझे किसी प्रोडक्ट को अमेरिका से इंडिया लाने में 100 रुपये खर्च होता था, ठीक है, तब मैं उस प्रोडक्ट को 120 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब मुझे ही 120 रुपये खर्च करना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को लाने में। तो ऑब्वियसली बात है मैं 120 में तो नहीं बेचूंगा, उसको बढ़ा करके बेचूंगा, क्योंकि पहला कॉस्ट भी निकालना है और ये 20 रुपये इंक्रीमेंटल जो दे रहा हूँ इस पर भी तो प्रॉफिट चाहिए ना मुझे, तो मैं 150 में बेचूंगा। तब भी क्या होगा, इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से भी क्या आ सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। एक और एग्जांपल से देखेंगे, जब इजराइल हमास का युद्ध आपने देखा होगा, इजराइल और हमास के बीच में 2023 में एक वॉर चला था, ठीक है।
ज़्यादा बहुत लंबा वॉर नहीं था, छोटा वॉर था, लेकिन बहुत बड़ा लड़ाई चली थी। और इस वजह से क्या होता था, इंडिया के जो शिप्स जो ऑयल लेकर के आते थे, कहाँ से, रशिया से, उन कंटेनर्स ने, शिपिंग कंपनीज ने मना कर दिया कि हम भाई स्विस कैनाल मतलब रेड सी होते हुए नहीं आएंगे, मेडिटेरियन सी होते हुए नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है। इस वजह से अगेन कहाँ से घूम कर आना पड़ता था शिप्स को, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, मतलब पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूमते हुए फिर वो इंडियन पोर्ट्स तक पहुंच पाते थे। इस वजह से भी क्या हुआ, कीमतें तेल की बढ़ गई थी। और ऑब्वियसली बात है, जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, तो अपने आप क्या आ जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। अगर कहीं पर वॉर हो जाए, जैसे मान लीजिए चाइना, चाइना दुनिया को ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोवाइड कराता है। अगर चाइना में कोई क्राइसिस आ जाए, इंडिया के कंट्रोल में तो नहीं है ये, चाइना में अगर कोई क्राइसिस आ जाए, या फिर ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया, अरेबिया से हम बहुत ज़्यादा तेल मंगाते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल, और अगर वहाँ कोई क्राइसिस आ जाए, वहाँ पॉलिटिकल चेंज हो जाए, पॉलिटिकल रेजीम बने, एक मिलिट्री अटैक हो जाए, कुछ भी अगर ऐसा होता है जिससे सऊदी अरेबिया पर इम्पैक्ट है, मिडिल ईस्ट पर इम्पैक्ट है, तो किसको दिक्कतें होंगी, इंडिया को दिक्कतें होंगी। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या आ सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है, चीज़ों के दाम वहाँ से महंगे हो जाएंगे। जब लोकल एरियाज में महंगे होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से इंपोर्ट करने में भी हमें वो चीज़ें महंगी ही पड़ेंगी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल क्राइसिस से कैसे चीज़ें बदलती हैं। एपिडेमिक, कोविड-19 के दौरान आपने देख ही लिया होगा, ये भी एक इंटरनेशनल क्राइसिस ही थी, पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 आ चुका था। इस वजह से भी क्या होगा, कीमतें बढ़ी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन रोक दी गई थी। अब अगर प्रोडक्शन करवानी है, वापस से बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, और जब प्रोडक्शन के ज़्यादा दाम दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, महंगा हो जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है सप्लाई बढ़ी नहीं है लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, जैसे हमने यहां देखा था, इसमें मैंने आपको बताया था डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कांस्टेंट रह जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो उसी के हम कारण देख रहे हैं। देखिए यहां हमने देखा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस तरफ आ रही है, डिमांड साइड नहीं आ रहा है, वो सप्लाई साइड आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में किसकी वजह से चेंजेस आएंगे, क्योंकि डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। अब डिमांड में इंक्रीमेंट कब होता है, पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तब क्या होगा, डिमांड पुल, ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तो एक नॉर्मल सा रीज़न है। दूसरा रीज़न गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज में बदलाव आ जाए, सरकार क्या करे, ज़्यादा खर्चा करे, इंक्रीज एक्सपेंडिचर, क्या कर दे सरकार, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे, अपना खर्चा बढ़ा दे। अपना खर्चा बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाएगा। हो सकता है सरकार ये अनाउंस कर दे कि आज से हम सभी कर्मचारियों को, अपने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी डबल कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो डिमांड बढ़ाएंगे वो लोग। तो ये क्या हो जाता है, सरकार का खर्चा बढ़ाना। सरकार नए प्रोजेक्ट्स ले आए, नई रोड बनवाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, तब भी क्या होता है, इसको भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में रखा जाता है। जैसे नया प्रोजेक्ट आया, रोड प्रोजेक्ट आया, हाईवे प्रोजेक्ट आया, इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ही रखा जाता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अगर बढ़ती हैं तब भी क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ऐसा क्यों होता है उसे मैं अभी समझाता हूँ। इसके बाद फिर टैक्स चेंजेस, टैक्स अगर कम कर दिया जाए, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मान लीजिए जीएसटी अभी गाड़ियों पर 28% है, कितना है 28%, सडनली बोल दिया जाए, गवर्नमेंट अनाउंस करे कि अब से गाड़ियों पर जीएसटी अगले 2 साल के लिए कितने, किस रेट पर लगेगा, 18%, तो आपको क्या लगता है
गाड़ियों की डिमांड नहीं बढ़ेगी। एसी, इस पर, जो कि एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है आज इंडिया में। इंडिया में हम लोग जो है 45 डिग्री की गर्मी में रहते हैं, और इस टेम्परेचर पर एसी मतलब एयर कंडीशनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो अगर एसी पर अब अभी अगर हम देखेंगे तो 28% जीएसटी लगता है, और सरकार बोल दे कि अब से जीएसटी जो है वो कितना लगेगा, केवल 18%। तो क्या एसी की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगी। सरकार टैक्सेस को चेंज करे, इनकम टैक्स को चेंज कर दे सरकार। किसको चेंज कर दे? इनकम टैक्स को। सरकार क्या करे, पहले आपसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 1 लाख पर मंथ, ठीक है, और इसमें से सरकार बोलती है कि हमें 30% टैक्स दे दो। आईटी इनकम टैक्स सरकार कितना मांग रही है? 30%। मतलब आपसे सीधा सीधा 30,000 रुपये ले लिए सरकार ने, ठीक है। ये पहले चल रहा था, अब एकदम से सरकार 2025 में बोले कि भाई अब से जो है जी इनकम टैक्स 1 लाख रुपए पे कितना लगेगा? केवल 10%। मतलब 10,000 रुपये ही सरकार आपसे एज अ इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी। तब क्या होगा? आपके पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। ये क्या है आपके पास? एक्स्ट्रा, जो पहले सरकार ले जाती थी, अब आप क्या करोगे इस 20,000 से? शॉपिंग। मान लीजिए थोड़े अच्छे आपके विचार हैं, आप ये चाहते हो कि नहीं कुछ सेविंग भी कर ली जाए, तब भी इसमें से 5,000 रुपये सेव कर दोगे। 5K इसमें से क्या किया? सेव कर दिया। 5,000 रुपये सेविंग, बाकी के 15,000 एक्सपेंडिचर, खर्च करेंगे, नई चीज़ें खरीदेंगे। तब भी क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आरबीआई। तो आरबीआई अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना ले, क्या अपना ले? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना लेती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई अपना लेती है, जिसमें आरबीआई क्या करे? इंटरेस्ट रेट कम कर दे। आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करे? कम कर दे। तो अपने आप क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, और जैसे इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा फ्लो होगा, तब क्या होगा? लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे? खर्च करने की कोशिश करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो क्या आएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई तो उतनी है नहीं। इस वजह से क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। फिर एक और कंडीशन बनती है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो जाए? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। मतलब जब हम इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया में एक पीरियड था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किए 1991 के बाद, और उसके बाद से टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा आया, बूम किया। इसके बाद आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बूम करता है, और बेंगलोर जैसी सिटी, हमारी सिलिकॉन वैली, इंडिया की सिलिकॉन वैली कही जाती है बेंगलोर सिटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बूम हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रोथ बहुत हुई और नौकरियां बहुत ज़्यादा जनरेट हुई। अब सभी को क्या मिलने लगा? रोज़गार मिलने लगा, ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। इस वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड माना जाता है इसे। और इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने लगी कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ। जब पैसा बहुत ज़्यादा होने लगा, तब लोगों ने क्या किया? खर्च करना शुरू किया। और इसको भी क्या कह सकते हैं हम? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक कारण। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हम क्या कहते हैं उसे? कि ये भी एक कारण बनता है किसका? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। क्योंकि लोग, अगर सभी व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है सभी को, और सैलरी भी धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सैलरी उतनी है, सैलरी भी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है सैलरी कई बार, तब भी हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी क्या आ जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। जैसे कोविड के दौरान हुआ। कोविड के दौरान क्या हुआ? ज़्यादातर जो आईटी सेगमेंट के लोग थे, जो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, वो अपने घर पे बैठ के काम करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने क्या दे दिया उन्हें? वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा था, तो सैलरी पूरी आ रही है, रेंट भी नहीं देना, लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर किसी की सैलरी पहले 1 लाख रुपए थी, जिसमें से वो खर्चा कर रहा था दूसरे शहर में रहने पर 40,000 रुपये अलग से, है ना, 40,000 रुपये फूड वगैरह इन सब पे अलग से खर्चा हो रहा था। लेकिन अब तो वो घर पे रह रहा है। तो घर पे जब रह रहा था तो क्या हुआ? ये 40,000 में से कम वो कितना बचा लेगा? 25,000। तो ये 25,000 उसके पास एक्स्ट्रा आ गए या नहीं? अब ये एक्स्ट्रा जो पैसा है, वो क्या कर रहा है? उसे खर्च करेंगे, नई चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे। तो इसके वजह से भी क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है या आ सकता है। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी क्या होता है?
डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। क्लियर है ये सभी को, है ना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था दैट इज क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है? तो स्क्यू इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है दैट प्राइसेस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज increases while that of others decreases or remain constant। रिमेन कांस्टेंट। अब इसको कैसे देखते हैं? जैसे कोविड के दौरान, कोविड-19 जब आया था तो इस दौरान क्या चल रहा था कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रैवल एजेंसीज, इन सब के प्राइसेस एकदम से कम हो गए थे। क्या हो गए थे? इन सब के प्राइसेस एकदम से कम हो गए। किसके? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब के प्राइसेस क्या हुए? कम हो गए थे। क्या हो गए थे? कम हो गए थे। ठीक है, इन सब के दामों में कमी आने लगी थी। बहुत सस्ते में अगर आप चाहें तो वहां भी होटल आपको आसानी से मिल रहा था। कोविड के समय और कोविड के बाद भी, कुछ समय बाद भी, जब कोविड के लॉकडाउन ओपन हुए तब भी यही स्थिति थी कि होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, उसमें इन्फ्लेशन नहीं आया। लेकिन बाकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स, इनमें क्या आ गया था? इनकी कीमतें बढ़ गई थी। सैनिटाइजर्स, उनकी कीमतें एकदम से बढ़ना शुरू हो गई थी। तो इसे ही हम कहते हैं क्या? स्क्यू इन्फ्लेशन। क्योंकि इसमें क्या होगा, सभी सेगमेंट्स जो हैं उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। हर सेगमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ सेगमेंट्स में एकदम से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या आ जाता है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन। एक और टर्म है आपका, दैट इज बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? सडनली प्राइसेस, सडन इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू सडन इंक्रीज इन डिमांड। सडनली डिमांड एब्रप्टली और बहुत तेजी से बढ़ जाती है, एंड सप्लाई इज अनेबल टू मैच। बहुत तेजी से जब क्या हो जाता है, कुछ चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कोविड में ही मिलेगा, दैट इज सैनिटाइजर। ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स, हम इसे टोबैको प्रोडक्ट्स, इनके दाम एकदम से बढ़े, सैनिटाइजर्स के दाम एकदम से बढ़े। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी, सप्लाई उतना था नहीं, दाम बढ़ी तो एकदम से प्राइसेस बढ़ने लगे। तो सैनिटाइजर आपका एक एग्जांपल बनेगा किसका? बॉटल नेक इन्फ्लेशन का। यहाँ से आपको समझ में आएगा बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है। और स्क्यू इन्फ्लेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या होता है, कि कुछ गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे, बाकी सब के दाम कैसे होंगे? कम होंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे, ना उनके दाम बढ़ेंगे ना कम होंगे। और कुछ सर्विसेज के दाम और गुड्स के दाम कम हो जाते हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे? क्यू इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे इसे? क्यू इन्फ्लेशन। जैसे जब इंडिया में कोविड आया और कोविड का जब लॉकडाउन ओपन हो जाता है, लॉकडाउन खुल जाता है, तब जब इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी की बात की गई थी, तब बोला जा रहा था कि सर के शेप रिकवरी चल रही है इंडिया में। कैसी रिकवरी चल रही है? के शेप। के शेप का मतलब क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी सब में कैसे हो रहे हैं? डाउन जा रहे हैं या फिर कांस्टेंट रह गए हैं। इसको बोलते हैं के शेप रिकवरी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पहली बात। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
एंड लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। क्या हो जाती है? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो। और इस सिचुएशन को बेस्ट डिफाइन जो किया गया था वो मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसे डिफाइन किया था कि स्टैगफ्लेशन की एक सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था 1973 की ऑयल क्राइसिस को, ठीक है, उससे पहले अमेरिका के वियतनाम वॉर को, और कुछ कंडीशंस उस टाइम पर जो बन रही थी उन सभी को इन्होंने एनालाइज किया और जाना और समझा कि स्टैगफ्लेशन भी एक क्या बनती है, एक सिचुएशन बनती है। क्योंकि उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे A.W. फिलिप, जिन्हें बिल फ्लिप के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक कर्व दिया था जिसे फ्लिप कर्व कहा जाता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और वहां मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मिल्टन साहब ने किसके बारे में बताया, स्टैगफ्लेशन के बारे में बताया। स्टैगफ्लेशन में आपको अभी इतना समझना है, वो बात यह है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वो कैसी है, बहुत लो है, कम है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है इकोनॉमी में। इस कंडीशन को हम ईरान में देखने को मिल सकती है आपको कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आपको सीरिया में देखने को मिल सकती है ना। सीरिया में आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो है, क्योंकि वॉर टॉन एरिया है। कैसा है? लगातार वहाँ युद्ध चल रहे हैं, इस वजह से। इराक में आपको देखने को मिलेगी ये कंडीशन स्टैगफ्लेशन की। क्या इंडिया में ऐसी कंडीशन आई है? बिल्कुल आई है, इंडिया में भी ऐसी कंडीशन आ चुकी है। 1971 के वॉर के बाद भी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशंस बन चुकी थी स्टैगफ्लेशन की, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे लो हो चुकी थी। 1973 में ऑयल क्राइसिस, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल बहुत महंगा पड़ रहा था हमें, इन्फ्लेशन, चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। उसी दौर की एक मूवी भी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान। अगर आप उसे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है। महंगाई बढ़ रही थी, नौकरियां थी नहीं, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। आई होप यहाँ से सभी को ये समझ में आया होगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा इन्फ्लेशन का टाइप है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वर्कर्स और एम्प्लॉयज डिमांड more wages or salary to manage their cost of living, the company in turn increases the prices of प्रोडक्ट। कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देती है। देखो इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे सपोज करते हैं ए एक स्कूल टीचर है, कैसे, कहाँ पढ़ाती हैं ये? स्कूल में। अब इसी स्कूल में इनके दो बच्चे हैं, सी और डी, दोनों सेम उसी स्कूल में पढ़ते हैं। मैम जाती हैं मैनेजमेंट के पास, मैम बोलती है मैनेजमेंट से कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि स्कूल की फीस ज़्यादा है और मेरे खर्चे भी थोड़े होने लगे, किराया भी बढ़ चुका है घर का, या फिर फूड प्रोडक्ट्स में जो है महंगाई आ रही है ना, तो मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। सर बोलते हैं ठीक है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई। सैलरी क्या हुआ मैडम की? इंक्रीज़ कर दी गई। अब क्या होगा यहाँ से? क्या बी, सी और डी की फीस उतनी ही रह जाएगी या फिर बढ़ेगी? ऑब्वियसली बात है, सी और डी की फीस बढ़ेगी, क्योंकि मैडम की सैलरी भी तो बढ़ी है। जब मैडम की सैलरी बढ़ी है, और मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का भी अपने ऊपर कोई कॉस्ट नहीं रखते।
जब भी उनसे अगर उनके एम्प्लॉयज सैलरी ज़्यादा मांगते हैं तो सिंपल सा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर पर। कस्टमर को क्या पड़ता है, महंगी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेबर कॉस्ट, जैसे मेरा ही एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर मैं सैलरी ज़्यादा मांगूंगा तो पीडब्ल्यू क्या करेगा, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा काम करेगा, फीस बढ़ा दो, क्योंकि सर ने सैलरी ज़्यादा मांगी है। मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे लिए पड़ रही थी वो ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने कंपनी से बोला कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। इन टर्न इसके बदले कंपनी ने क्या किया, सैलरी तो बढ़ा दी लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट भी महंगा कर दिया। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा का एक एम्प्लॉय, देखिए टाटा का एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि टाटा सभी प्रोडक्ट्स बनाती है, नमक से लेकर के चाय पत्ती भी बनाती है, और नमक, चाय पत्ती, घड़ियाँ, एरोप्लेन्स, विस्तारा और एयर इंडिया, ये सभी टाटा के ही हैं। तो टाटा का एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये क्या करता है, अपनी सैलरी, इसकी सैलरी, इनकी सैलरी लगभग कितनी है, 50,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, 50,000 रुपीज़ इनकी सैलरी थी। अब ये अपने मैनेजमेंट के पास जाते हैं कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। रतन टाटा जी तो रहे नहीं, लेकिन दूसरे अदर मैनेजमेंट के लोगों के पास जाते हैं, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। मैनेजमेंट क्या कहा, ठीक है आप हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं, बढ़ाते थे सैलरी, सैलरी इंक्रीज़ कर दी, और सैलरी बढ़ा करके कितनी कर दी, 60,000। चलो कम लग रही है थोड़ी, तो सैलरी बढ़ा करके कितनी कर दी, 75,000। अब 75,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन ये 25,000 जो है वो क्या टाटा की मैनेजमेंट अपने ऊपर लेगी, नहीं, वो किसके ऊपर देगी, तुरंत प्रोडक्ट महंगा करो। तो इन्होंने क्या किया, सॉल्ट की कीमत बढ़ा दी, टी की कीमत बढ़ा दी, टाइटन की घड़ियों की कीमत बढ़ गई, ठीक है, और एयरलाइन, एयर इंडिया की प्राइसेस भी बढ़ा दिए। अब ये एम्प्लॉय जो है, पहले उसके खर्चे जो 30,000 में चल रहे थे, अब भाई इन सब के दाम बढ़ गए, सॉल्ट का दाम बढ़ गया, टी का दाम बढ़ गया, टाटा और भी प्रोडक्ट्स बनाती होगी, जैसे जूडियो, इट इज़ ऑफ टाटा प्रोडक्ट, है ना, तो जूडियो में भी कपड़ों के दाम बढ़ गए। लो, तो पहले इस एम्प्लॉय का खर्चा जो है 30,000 रुपये पर मंथ चल रहा था, अब इस एम्प्लॉय का खर्चा कितना चलेगा, मान लेते हैं 36,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये फिर क्या करेगा, फिर अपने ओनर के पास जाएगा, भाई मैनेजमेंट के पास फिर से चला गया कि सर सैलरी फिर बढ़ा दीजिए। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, पहले मैं 30,000 रुपये खर्च करता था जब मेरी 50,000 सैलरी थी, तो मुझे लगा था कि 75,000 हो गई तो 36,000 में काम चल जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कीमतें, हाँ पहले मुझे लगा था, सॉरी ये बोलेगा कि मुझे लगा था पहले मेरी सैलरी 50,000 थी तो मेरे खर्चे 30,000 हो रहे थे, इसलिए मैंने इंक्रीमेंट के लिए बोला था। अब जो है खर्चे 36,000 हो रहे हैं, तो सैलरी थोड़ी और बढ़ा दीजिए। कंपनी बोलेगी ठीक है भाई 1 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख सैलरी लो। अब 25,000 फिर क्या होगा, सॉल्ट, टाइटन, टी, विस्तारा, जूडियो, इन सब के फिर महंगे हो गए, तो अब इसका खर्चा 50,000 पहुंच गया। तो हो क्या रहा है कि एम्प्लॉय जब भी अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि आप मेरी सैलरी बढ़ाइए, और सैलरी अगर बढ़ा दी जाती है तो साथ ही साथ कंपनी क्या करेगी, उस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कहाँ भी डाल देती है, ऑफसेट करती है, ऑफ ट्रेड करती है, सॉरी, वो करती है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के प्राइसेस महंगे होते हैं और कस्टमर्स को प्रोडक्ट महंगे जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा होगा, कर ही रहा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है पतंजलि के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, कोई प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहा होगा। जब पतंजलि का प्रोडक्ट महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो वो फिर अपनी कंपनी से बोलेंगे कि सर सैलरी बढ़ाइए। अब फिर सैलरी अगर बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, फिर कॉस्ट प्रोडक्ट पर आ जाएगी। तो इसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसका मेन कारण क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं तो सैलरी जब बढ़ती है कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करने के लिए, तो इसके चलते कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा देती है, और ये एक पूरी साइकिल बन जाती है। अगेन वो घूम फिर करके फिर से आ जाएंगे, सर महंगी चीज़ें महंगी हो गई, आप मेरी फिर सैलरी बढ़ा दीजिए। तो इससे आप देखेंगे क्या हो रहा है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, एक पूरा स्पाइरल बन जाता है। इसीलिए कंपनीज जो हैं, गवर्नमेंट भी करती है और कंपनीज भी करती हैं, आपको डियरनेस अलाउंस देती हैं। डियरनेस अलाउंस हर साल बढ़ाया जाता है और कोशिश की जाती है इन्फ्लेशन को तो 6% में रखा जाता है, लेकिन डियरनेस अलाउंसेस आपके कई बार बढ़ाए जाएंगे 7%, कंपनी आपको इंक्रीमेंट दे देगी 8%, 10% का इंक्रीमेंट भी देती है। इसीलिए देती है, अगर वो कम इंक्रीमेंट देगी तो आप इन्फ्लेशन के साथ क्या नहीं कर पाओगे, कैचअप नहीं कर पाओगे, और बार बार क्या करोगे, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए
इन्फोर्स करोगे, बोलोगे कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, है ना। जब सैलरी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट महंगा होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा तो फिर से सैलरी मांगोगे आप और ज़्यादा। इसी को कहते हैं हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप सैलरी ज़्यादा मांगेंगे तो कंपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती है, जिससे लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो पहले पड़ रही थी अब वो और बढ़ जाएगी। तो आप फिर पहुंच जाएंगे कंपनी के पास कि अब मुझे फिर सैलरी और बढ़ाइए। तो कंपनी आपकी सैलरी ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाएगी, कंपनी बढ़ाएगी, लेकिन बदले में क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही होगी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है कि भाई ये तो हमने देख लिया टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज, सभी टाइप्स हो चुके हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, बिल्ट इन इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी हमने देख लिया। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना। सबसे बड़ी बात ये तो हमने देखी नहीं कि इन्फ्लेशन से करेंसी पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑन करेंसी, करेंसी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वैल्यू ऑफ करेंसी इन इकोनॉमी डिक्रीजेस। करेंसी की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, दैट इज परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर विल डिक्रीज। क्या होगा, परचेजिंग पावर में कमी आ जाएगी, परचेजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसे एक एग्जांपल के तौर देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है परचेजिंग पावर का मतलब। एग्जांपल के तौर पे आपके पास पहले 100 रुपये थे और आप 100 रुपये में 10 चॉकलेट्स खरीदते थे। कितनी चॉकलेट्स खरीद रहे थे, 10। 100 रुपीज और 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट्स खरीद रहे थे, 10 चॉकलेट। ठीक है, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज। ठीक है, 100 रुपये में आप कितनी चॉकलेट खरीद रहे थे, 10 रुपये। अभी भी दो 10 चॉकलेट्स, अभी भी आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन अब चॉकलेट के दाम बढ़ गए। चॉकलेट के दाम क्या हुआ, बढ़ गए। अब चॉकलेट जो है वो कितने की हो गई, 20 रुपये की हो गई पर चॉकलेट। अभी भी 100 रुपये का नोट तो आपके पास है, लेकिन अब चॉकलेट कितने की हो चुकी है, 20 रुपये की। पहले चॉकलेट 10 रुपये की थी, अब चॉकलेट 20 रुपये की हो गई। तो क्या होगा, अब आप सिर्फ 5 चॉकलेट खरीद पाओगे। कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हाथ में जो करेंसी थी उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो आप क्या कर पा रहे हो, पहले जो सामान खरीद पाते थे अब उतना सामान उस अमाउंट में नहीं खरीद पा रहे हो। इसीलिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में एक और पॉइंट जोड़ा जाता है, दैट इज फ्यू मनी चेजेस सॉरी लेस मनी चेजेस मोर गुड्स। पैसा तो कम है, लेकिन आप अभी भी उतना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, लेकिन वो मिलेगा नहीं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि पैसा, 100 के नोट की वैल्यू तो आज भी 100 है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो चुकी है। मनी में मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, मनी का मतलब होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। एक फंक्शन मनी का ये भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि इन्फ्लेशन जब भी आएगा तो मनी की क्या होगी, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। क्या हो चुकी है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो चुकी है। लेस मनी चेजेस मोर गुड्स। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा कि क्या होती है परचेजिंग पावर। पहले आप 100 रुपये में 10 चॉकलेट्स खरीद पाते थे, लेकिन अब आप 100 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीद पा रहे हो, 5। क्योंकि पहले एक चॉकलेट 10 रुपये की थी और अब एक चॉकलेट कितने की है, 20 रुपये की है। तो सिंपल सी बात है, अब आप 5 चॉकलेट खरीद पा रहे हो, मतलब 100 रुपये की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। 100 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई। जैसा कि आप देखेंगे कि अब हमारे जो दादाजी वगैरह हैं
वो क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग तो 100 रुपये में पूरा परिवार चलाते थे और बढ़िया रहते थे, और तुम्हें देख लो, तुम्हें 10,000 1 लाख भी कम पड़ रहा है। तो अब उन्हें बताइए कि दादाजी महंगाई कितनी बढ़ी है ना, इन्फ्लेशन आ चुका है चीज़ों में, इस वजह से जो परचेजिंग पावर है 1,000 रुपए की, जो आप 100 रुपए में या 1,000 रुपए में घर चला लेते, आज 1,000 रुपए की परचेजिंग पावर वो नहीं रह गई। 1,000 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले डाटा जो है, अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में डाटा कितना, 17 में जब जियो ने अपनी कंपनी से चार्जेस लेना शुरू कर दिए थे, जियो ने चार्जेस लेना शुरू कर दिए, 360 रुपये 370 रुपये का पैकेज मिलता था, और आज वही पैकेज 950 रुपीज़ का हो चुका है या नहीं, 950 के आसपास का होता है सेम पैकेज डाटा का। तो भाई इन्फ्लेशन आया है ना, अब वो 350 रुपये तो उतने ही है, लेकिन उनकी पावर, परचेजिंग पावर उतनी नहीं रह गई। दैट इज व्हाट, इन्फ्लेशन। इसीलिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट करेंसी पर क्या होता है कि परचेजिंग पावर करेंसी की कम हो जाती है। क्या हो जाती है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ायदा किसको होगा, है ना। परचेजिंग पावर की भी हमने बात कर ली कि भाई इन्फ्लेशन जब भी आएगा परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, कि आप सेम मनी में बहुत कम सामान खरीद पाओगे, ये मतलब होता है। इन्फ्लेशन में जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो परचेजिंग पावर की जब बात आती है तो मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बात करते हैं गेन और बेनिफिशरीज, अगर हम कहें। बेनिफिशरीज कौन होते हैं इसमें? बेनिफिशरीज इसमें हो जाएंगे डेटर्स। डेटर्स मतलब जो उधार ले रहा है, जिसने उधार पैसा लिया था वो बेनिफिशरी हो जाता है। बिजनेसमैन को यहाँ फायदा हो जाता है। बिजनेसमैन को क्या हो जाएगा? यहाँ फायदा हो जाएगा। इन दोनों को क्या होगा? फायदा होता है। जबकि सैलरीड पर्सन, जो लूजर्स होते हैं, जिनको लॉस होता है इसमें, वो कौन हो जाएंगे? लॉस किसको होगा? सैलरीड पर्सन को, जिसकी फिक्स सैलरी है। भाई जिसकी फिक्स सैलरी है उसका तो दाम नहीं बढ़ रहा है ना, उसके लिए तो क्या होगा? अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो उसको तो, पहले अगर वो खर्च कर रहा था कितना, 70,000 रुपये, तो अब उसे कितना खर्च करना पड़ेगा? 80,000 रुपये। जबकि सैलरी आज भी कितनी है? 1 लाख पर मंथ। तो उसके लिए तो खर्चे बढ़ गए ना उसके, उसकी परचेसिंग पावर तो कम ही होगी, है ना। उसको तो बेनिफिट्स नहीं होने वाले, क्योंकि पहले वो 30,000 रुपये सेव कर रहा था, अब वो कितने सेव कर रहा है बेचारा? 20,000 रुपये। तो सैलरीड पर्सन को यह नुकसान होता है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप, उनको यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे जिनकी पेंशन आ रही होती है, भाई पेंशन तो फिक्स है, वो तो नहीं बढ़ रही ना। तो जब पेंशन फिक्स है लेकिन इन्फ्लेशन आ चुका है, चीज़ों के दाम तो ज़्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो पहले जितने पैसे में वो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे, अब कम चीज़ें खरीद पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा? इनको भी लॉस होता है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को भी क्या होगा? लॉस हो जाएगा। क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि पहले ही जो प्रोडक्ट इंडिया में पहले 100 रुपए का मिलता था, कितने रुपए का मिलता था? 100 रुपए का, और ये इस प्रोडक्ट को बेचते थे विदेश में ले जाकर के 150 रुपए में, तो ये 50 रुपए प्रॉफिट बना रहे थे। अब इंडिया में ही ये प्रोडक्ट कितने का है? 130 रुपए का है। तो एक्सपोर्टर्स को क्या हो जाएगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी उन्हें खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मेंटेन करने के बाद ये प्रोडक्ट पहले 150 का बेच रहे थे, अब इन्हें 180 का बेचना पड़ेगा। तो जब 180 का बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग कम इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि पहले चीज़ें सस्ती थी तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे खरीदने में, अब चीज़ें महंगी हो गई तो कम लोग खरीदेंगे, है ना। तो इस वजह से भी क्या होगा? एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। आई होप यहाँ सभी ने समझ में आया होगा। अब बात आती है कि सर आपने ये नहीं बताया कि डेटर्स को कैसे फ़ायदा होगा, जो उधार ले रहा है। तो इसका रियल इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। रियल इंटरेस्ट रेट,
ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ। सपोज करते हैं ए और बी है, ए ने बी से 1000 रुपये उधार, ए जो है उसने बी को कितना दिया, 1000 रुपये उधार दिया, ये क्या दिया है, लोन। ठीक है, और इंटरेस्ट इसने बोला 5% का, कितना बोला, 5% इंटरेस्ट। और 1 साल बाद बी ने क्या किया, ए को पैसा वापस कर दिया, 1000 रुपये प्लस 50 रुपये, क्योंकि 5% इंटरेस्ट की बात हुई थी। तो अब ए के पास एक्चुअल में कितना आ गया, 1050 रुपये। 1050 रुपये आ तो गया, लेकिन इसी दौर में, इसी दौरान महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, वो कितना बढ़ गया, 6% से कितना बढ़ गया, 6% से इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, मतलब पहले जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी, अब वो कितने की हो गई है, 106 रुपए की। तो ओवरऑल ए को क्या हुआ है, 1 रुपए का नुकसान हुआ है या नहीं? क्योंकि पहले वो चीज़ अगर 100 रुपए में खरीद सकता था, अब वो उसके पास है तो 150, सॉरी 6% हो, यहाँ हम 60% कर लेते हैं इसे, तो वो तभी बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 100 रुपये नहीं लिए, 1000 रुपये लिए इस वजह से। या फिर इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, 100 रुपीज़, और यहाँ भी 100 रुपीज़। और ये 105। ठीक है, अब हुआ क्या है, 105 रुपये, यहाँ इसको ए को जो है वो 105 रुपये तो मिल गए हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो चुकी है अब, 106 रुपये। कितनी हो चुकी है, 106 रुपये। तो एक्चुअल में जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तब पता चलेगा भाई ए तो है नुकसान में, ए तो है नुकसान में। यहाँ बी को फायदा हो गया, बी को कैसा फायदा हुआ, बी ने दिए 5 रुपए, ये बात सच है। बी ने कितना दिया, 100 रुपये उधार लिए थे भाई, 5% इंटरेस्ट रेट के साथ उसने 5 रुपये वापस, 105 रुपये वापस कर दिए। अब बी ने तो अपना काम चला लिया ना उस समय पर, दिक्कत किसको आई, ए को। ए कह रहा है यार पैसा तो आ गया मेरे पास ज़्यादा, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पहले जो प्रोडक्ट 100 रुपये का था, अब वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 106 रुपये का। तो एक्चुअल में ए जो है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, ए की क्या हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। इस वजह से ए को नुकसान हुआ है और बी को यहाँ फायदा हुआ है। ए यहाँ पर क्रेडिटर है, उधार देने वाला, और बी यहाँ डेटर है, उधार लेने वाला। आई होप ये सभी को यहाँ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 1000 में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हमने फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हमने यहाँ 100 मान करके कैलकुलेशन की थी, अगर 1000 मान के कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका कैसा आएगा, सेम ही आएगा। अगर मैं वहाँ पर भी बात करूँ, चलिए वहाँ पर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो 1000 रुपये में भी पहले उसे 50 रुपये मिल रहा था, ठीक है, अब उसे कितना मिलेगा, तो सॉरी 1050 तो मिल ही रहा है, लेकिन पहले कोई चीज़ अगर 1000 रुपये की थी और 6% इंक्रीमेंट हुआ है, पहले कोई चीज़ कितने की थी, 1000 रुपये की थी, और 6% इंक्रीमेंट हुआ, तो अब वो चीज़ 1060 की हो गई। तो यहाँ अभी भी वो 10 रुपये के लॉस में है ना। अगर किसी बच्चों को ये लगा हो कि 1000 रुपये पे तो गलत हो रही थी कैलकुलेशन, वहाँ पर भी सेम है कि अगर वो प्रोडक्ट ही 1000 रुपये का था, तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, 1060 रुपये, लेकिन उसके पास है कितना पॉकेट में, 1050। तो इससे क्या कहेंगे कि एक्चुअल में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रियल इंटरेस्ट रेट उसे कितना मिला है, इन्फ्लेशन माइनस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। आई होप यहाँ तक ये सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इन्फ्लेशन में ही, कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। ये तो हमने इम्पैक्ट देख लिया, इसका परचेसिंग पावर ये देख लिया कि कौन लूज करता है कौन गेन करता है, लेकिन अब हमें देखना है इसको मेजर कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है। तो इसे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे
और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है। अभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बेनिफिशरीज कौन है और लूजर्स कौन रहेंगे, किसको लॉस होगा किसको गेन होगा इन्फ्लेशन के समय पर। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन करेंसी क्या होता है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे इसके कि क्या इन्फ्लेशन को मेजर करने के तरीके हैं और आरबीआई जो है वो किन टूल्स का इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो के लिए, सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।